तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हल्दी की सफल खेती भाग 2। गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि एक प्रगतिशील कृषक भरत खेत्रपाल द्वारा की गई हल्दी की खेती से प्राप्त लाभ के बारे में जाना। आज हम आपको बताएंगे कि यह हल्दी की खेती में कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। जहाँ तक लगाने का वो है तो हमने इसको मई महीने में मतलब इसकी बोनी की है। और उससे पहले जैसे खेत तैयारी का जहाँ तक मुद्दा है तो सबसे पहले इस तरह की कंद वर्गीय फसलों की खेती के लिए हमें काफ़ी गहरी जुताई जो कि पुलाव वगैरह से होती है करनी पड़ती है। उसके बाद में रोटोवेटर वगैरह चला के मट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद में इसको रीच मेकर से हम मांदा बनाते हैं। मांदा बनाने के बाद मांदा चिराई करके उसमें गोबर खाद जो कि लगभग प्रति एकड़ 4 ट्राली लगभग हमने इसमें उपयोग किया है। डालने के उपरांत इसके कंदों की बिजाई की गई थी। तो हम क्या करते हैं, मैं बेड बनाने के बाद में उसको पूरी तरह समतल करके रोटोवेटर चला के फिर उसमें गड्ढे करवाते हैं, जो कि एक मांदे में जो कि मतलब मांदे से मांदा वो लगभग 4.5 फीट होती है। और पौधे से पौधे की दूरी हम इसमें 10 इंच मेंटेन करते हैं, 10 से 12 इंच। रोमा किस्म की हल्दी है, इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह का भी वो अच्छा होता है, जिसमें कि लगभग प्रति एकड़ 7 कुंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है हमको 1 एकड़ में लगाने के लिए। जब इसमें बोनी की गई है उस समय लगभग 2 बोरा DAP और 1.5 बोरा पोटास और समझ लीजिए जिंक और मैग्नीशियम वगैरह डाल करके, जिंक लगभग 10 किलो, मैग्नीशियम भी लगभग 10 किलो और बोरान 5 किलो। उसके अलावा हमने इसमें कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का वो किया था ताकि किसी किस्म के कीड़े या डंक या दीमक वगैरह से इसको नुकसान ना पहुँचे। उसको डालने के बाद में फिर मट्टी में उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में फिर मतलब बिजाई की गई। इसमें बिजाई करने के पूर्व कंदों को भी बाविस्टिन और M45 के घोल में डुबाकर इसकी बिजाई की गई है। और जर्मिनेशन समझ लो जून के पहले सप्ताह तक में, क्योंकि इसको जर्मिनेशन आने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लग जाता है, तो जून के पहले सप्ताह तक में इसके अंकुरण बाहर आ पाते हैं। निंदाई गुड़ाई का हल्दी की खेती में बहुत ही गहरा महत्व है, क्योंकि उसी दौरान में समझ लीजिए गुड़ाई के बाद में इसमें मट्टी चढ़ाना होता है ताकि कंदों का विकास अच्छी प्रकार से हो और वो ढके हुए हों।
उसी दौरान में इसमें निंदाई वगैरह होती है, मेन निंदाई। और जो भी मांदों के बीच में यानी नाली वगैरह में जो भी खरपतवार वगैरह आते हैं तो उसकी हम गार्ड लगा करके ग्रोमोक्सोन दवा के छिड़काव से उसका निंदा नियंत्रण करते हैं। फिर जब ये पौधा लगभग अपनी 80 से 90 दिन की अवस्था में होता है, उस समय बारिश भी अच्छी आने लगती है तो ये पौधा अपने काफ़ी विकास में आ जाता है। उस समय फिर कचड़े वगैरह के निकलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तब तक हमको उससे पहले ही मतलब मट्टी वगैरह चढ़ा के इसमें बाकी कार्यों को पूर्ण करना होता है। जैसा कि आपने देखा अभी हमारे यहाँ ये ड्रिप में लगा हुआ है, तो प्रथम खाद तो हमने जैसा आपको मैंने बताया था कि उसके माध्यम से दिया गया है। फिर यूरिया और पोटास जो लगभग इसके मतलब 50वें दिन के बाद से और 100 दिन के दौरान तक में हमने इसको दिया है 3 दिन के आड़ में, जो 2 किलो यूरिया और 1 किलो पोटास की मात्रा इसमें दी गई है। लगभग समझ लीजिए आप 20 से 22 बार हम इसको देते हैं उस तरह के उसमें। उसके बाद इसको खाद की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ तक जल प्रबंधन का वो है तो हमें अपने खेतों को लगाने के समय ही ध्यान रखना पड़ता है कि खेत में जल भराव ना हो। ऐसी स्थिति में मतलब हमको थोड़ा सा एक तरफ ढाल बना के या दूसरी तरफ नाली, गहरी नाली की व्यवस्था करके हमने इसको लगाया था। और जहाँ तक सिंचाई व्यवस्था की बात है, चूँकि काफ़ी लंबे समय की फसल है ये, तो सिंचाई तो मट्टी की कंडीशन और उसको देखते हुए हमें लगातार इसकी करते रहनी पड़ती है। सामान्य औसत अपन अगर निकालेंगे तो 3 से 4 दिन में इसकी एक सिंचाई हम करते रहते हैं। और जब बारिश में तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, लगभग कभी एक आध बार पड़ी तो पड़ी, नहीं तो नहीं पड़ती है। उसके बाद में बाकी समय में सामान्य रूप से इसकी सिंचाई मौसम को देखते हुए कि जब कभी बारिश हो या ठंड ज़्यादा हो तो 8 से 10 दिनों में, और ना हो तो 3 से 4 दिनों के दौरान में इसकी हल्की सिंचाई हम करते रहते हैं ताकि ज़मीन में नमी बनी रहे और कंदों का फुटाव अच्छा हो। कीटनाशकों वगैरह का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें इनके पत्ते एक बार निकलने के बाद मतलब दीमक वगैरह ना लगे, बस उसके अलावा हमको किसी चीज़ का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हल्दी की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें किसी भी किस्म के दवा की बहुत ज़्यादा मौसम जब तक खराब ना हो जाए तब तक आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी मतलब ज़्यादा बारिश या उस वजह से कुछ फंगल होती है, लेकिन इस वर्ष हमारे यहाँ नहीं रहा है। जहाँ तक इसकी परिपक्वता का सवाल है, वो तो इसके पत्ते जब मैच्योर हो जाते हैं तो पीले पड़ के गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हमको बीज के लिए उस समय अगर हम इसका हल्दी प्रोसेस करना चाहें तो प्रोसेस करने के हिसाब से इसको खुदाई की जा सकती है। किसान भाई चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, मगर चूंकि मुझे इसका उपयोग बीज के हिसाब से करना था इसको और आगे विकास करने के लिए, तो हमने इसका उस समय की खुदाई नहीं की है। अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारे पत्ते पूरी तरह सूख करके ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद हमने इसकी खुदाई की है। और चूंकि उसके डॉर्मेंसी पीरियड का भी वो है, उसका भी ध्यान रखते हुए खुदाई करना आवश्यक है। और अभी अब चूंकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फ्रेश कंदों का कोड़ाई भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये 30 से 40 ग्राम के कंद हैं जो फिंगर्स हैं, और जो मेन कंद है मतलब जैसा कि आपने देख रहे हैं वो पीछे, वो 100 ग्राम तक के भी कंद हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से भी हमने काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया है, जो कि अभी जैसे अभी ये पूरी खुदाई हो चुकी है और 1 एकड़ में लगभग लगा हुआ था। ये कुछ मात्रा में अभी तौल होना बाकी है, लेकिन फिर भी जो हमारा कैलकुलेशन है वो 100 से 110 कुंटल के आसपास का इसका हमें उत्पादन प्राप्त हुआ है। मुर्गी पालन हमारे राज्य में काफी लोकप्रिय है तथा अंडा एवं मांस दोनों के लिए ही इनका पालन किसान भाई कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवसाय का प्रबंधन हमें मौसम के अनुसार करना होता है, तभी हम इनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हमारे ऐसे किसान भाई जो मुर्गी पालन किए हुए हैं, वो गर्मी में इनकी देखरेख एवं प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं एक डॉक्टर SP सिंह त्यागी। तो आज मुर्गियों की, चूंकि गर्मी का मौसम आने वाला है, आ गया है और अभी गर्मी और तेज़ी से बढ़ेगी, तो इसके लिए जो किसान भाई हमारे मुर्गी पालन करते हैं उनके लिए कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं कि जिससे गर्मी का प्रभाव जो है हमारे पक्षियों पर कम से कम हो, चाहे वो हमारी अंडे देने वाली मुर्गियां हों या मांस के लिए हमने ब्रायलर पाल रखे हों। पहली बात है कि भाई गर्मी में जो है हमारे जो पक्षी हैं
ये खाना कम कर देते हैं। और खाना कम करने की वजह से हमें क्या करना है कि इनके जो आहार है उसमें हमें जो पोषक तत्व हैं हमारे, जैसे ऊर्जा है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनका घनत्व हम जो है खुराक में बढ़ा देते हैं कि जिससे कम खाने पे ही इनको पूरे जो है पोषक तत्व मिल जाएं। तो खाना जो है, आहार हम जो है 10 से 4 बजे तक जो है पक्षियों का आहार बिल्कुल बंद कर देंगे और हमेशा जो है 4 बजे के बाद शाम में और सुबह में 10 बजे के पहले पहले जो है उनको आहार देना है। देखिए, विटामिन्स की जहाँ तक बात करें, गर्मियों में जो है विटामिन सी जो है ये पक्षियों को अलग से देना चाहिए। पक्षी जो है गर्मी के कारण ज़्यादा पानी पीते हैं और ज़्यादा बीट करते हैं, जो जिसमें जो है बहुत सारा पोटेशियम जो है उनका चला जाता। तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड, इन 5 तत्वों की मात्रा जो है वो गर्मियों में बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जो है तापक्रम का कम से कम असर हो। अगली बात आती है पानी की व्यवस्था, कि पानी जो है ताज़ा पानी और ठंडा पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और पानी के अगर दड़बों में हम पाइप से दें तो और अच्छा है, क्योंकि इससे जो है दड़बे का तापक्रम भी कम रहेगा और पक्षी जो है इस पे पाइप पे बैठ कर बहुत हद तक जो है गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरे दड़बों में जो हमें व्यवस्था में ये तो हमने आहार की बात की, जो हमारा बिछावन है इसकी मोटाई हम कम कर देते हैं, कि जैसे सर्दियों में हम 7-8 इंच या 10 इंच तक रखते हैं, इसमें 2-3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि जिससे गर्मी का प्रभाव कम से कम पक्षियों पर हो। दूसरी बात, जो दड़बे हैं उनमें खुली हवादार जो है हवा जानी चाहिए अच्छी तरह से, कि जिससे जो है तापक्रम जो है ज़्यादा ना बढ़े और पक्षी भी जो है जो प्रत्याबल है ये गर्मी का, इससे कम से कम प्रभावित हो। वो कम रहता है। या ज़्यादा गर्मी हो तो हम ये करते हैं, छत पे जो है जूट की बोरियां बिछा देते हैं और उनको जो है सुबह शाम भिगोते रहते हैं, कि जिससे जो है छत का तापक्रम जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग कूलर्स का भी प्रयोग करते हैं दड़बों में, कि भाई कूलर से जो है ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहती है और पक्षियों को आराम मिलता। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें जो है पूरे दिन बिल्कुल अंधेरा रखना चाहिए जो है दड़बे में, और पक्षियों की जो एक्टिविटी है वो कम से कम हो, कि जिससे उनका तापक्रम जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो किसान भाई हमारे अगर ये मुख्य बातें ध्यान में रखेंगे तो इससे जो है हमारा अंडा उत्पादन भी बढ़ेगा और मांस उत्पादन भी, और पक्षियों पे जो है गर्मी का कम से कम असर होगा। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। लौकी की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों का समन्वित नियंत्रण। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है, सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी, इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत लौकी की फसल लगा रखी है, ये फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और मौसम परिवर्तन के चलते इस समय फसल में विभिन्न तरह के रोग एवं कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी क्षति हो सकती है। अतः किसान भाइयों, लौकी की फसल में लगने वाले रोग एवं कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर BD यादव। जायद की जो सब्जियां हैं, जिसके अंदर कद्दू वर्गीय सब्जियां भी किसान भाई ने खूब लगा रखी है, और क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों का लगाने का समय जो है फरवरी मार्च का है, कुछ किसान भाई ने फरवरी में लगा दी। वो जो बेलें हैं, जैसे कि लौकी की बेल चल रही हैं और उसके अंदर अभी फूल भी आने शुरू हो गए हैं, परंतु जो किसान भाई अगेती लगा चुके हैं उनके अंदर अभी आप देखेंगे कि कुछ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी होता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको इस तरह के कीड़े और बीमारियों का प्रकोप नजर आए तो अपने को शुरू से ही सावधानी रखनी है और उनका नियंत्रण करना जरूरी है, ताकि हमें अच्छा से अच्छा लाभ मिले। यदि आप देखें कि लौकी की पत्तियों को एक कीड़ा जो नुकसान करता है, जिसे लट बोलते हैं, हरी हरी छोटी सी लट होती है जो कि पत्तों को खाकर उनके पत्तियों में छेद कर देती है, और जब पत्ते छेद होंगे तो अपने पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो जो ये लट है, इसकी रोकथाम समय पर करना बहुत ही जरूरी है। इस लट को जैसे आप देखें तो ये सुबह शाम ज़्यादा सक्रिय रहती है, दिन के अंदर ये आपको दिखाई नहीं देती है। इसलिए जैसे आपके पत्तों पर छोटे छोटे बड़े बड़े छेद दिखें तो आप समझें कि ये लट जरूर होगी, तो आप सुबह शाम देखेंगे तो लट भी नजर आएगी। इसकी रोकथाम करने के लिए आपको या तो कार्बोरिल 5% चूर्ण लेकर 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से जो है ना इसका छिड़काव करें। छिड़काव करते समय सुबह जल्दी या शाम को देरी से करें, या मिथाइल पैराथोन जो चूर्ण है वो 2% चूर्ण लेकर आप उसको भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप दवाई का छिड़काव करना चाहते हैं तो इसके लट का रोकथाम के लिए एसिफेट नामक जो 75 WP जो दवा है का आप छिड़काव करें। और छिड़काव करने के लिए आपको एसिफेट का 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और छिड़काव करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुबह नहीं करें, क्योंकि मधुमक्खियों का जो भ्रमण होता है वो अपने फलों को बनाने में सहायक होती हैं। तो दोपहर 2-3 बजे बाद ही आप छिड़काव करें, और इस तरह से आप इसका कीड़े का बिल्कुल निदान कर लेंगे तो अपने फसल अच्छी होगी। दूसरी बात, अपन देखते हैं कि कई बार पत्तियों पे बीमारी भी आती है। जब पत्ते अपने स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे जो बढ़वार अच्छी नहीं होगी और हमें फल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि पत्तियों पे कई बार पीले से लेके भूरे भूरे गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं श्याम वर्ण या एंथ्रोक्नोज बीमारी कहते हैं। और इससे जब पत्तियां में ज़्यादा नुकसान होता है तो पत्तियां सूख के नीचे भी गिरती हैं, और हमारी जो पौधों की जो बढ़वार है, बेल की बढ़वार है, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी हमें बिल्कुल सजग रहना है, और इसकी रोकथाम करने के लिए डाइथिन M45 नामक दवा, जिसको मैनकोजेब भी बोलते हैं, वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर इस दवाई का छिड़काव करें, या कार्बेंडाजिम दवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी करीब 2 ग्राम 1 लीटर पानी डालकर उसका छिड़काव करें। और इस तरह से जो बीमारी और जो कीड़े का प्रकोप आपकी लौकी के खेत में दिखाई दे तो तुरंत उसका निदान करें। जब भी अपने को अच्छा और गुणवत्ता युक्त फल मिलेंगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक मुनाफा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हमेशा अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम संबुआ, जिला समस्तीपुर के कृषक गोपाल सिंह जी
आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से श्रेणीकरण यंत्र पर जानकारी चाहते हैं तो गोपाल जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, यदि बाजार में आपको उत्पाद का अच्छा बाजार भाव चाहिए तो आपको अपने उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी बनाए रखनी होगी, जिसमें उत्पाद का श्रेणीकरण करना प्रमुख है। और इस प्रक्रिया के लिए कृषक अक्सर मजदूरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो कि आमतौर पर खुली हवा में अनाज को ऊपर से नीचे गिराते हैं, जिससे उनमें मौजूद चारा तथा हल्के फसल अवशेष तो अलग हो जाते हैं, किंतु बीच में कंकर, मिट्टी जैसे अवांछनीय पदार्थ रह जाते हैं। साथ ही आकार के हिसाब से दानों का श्रेणीकरण भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, मजदूरों से श्रेणीकरण कराने पर एक तो समय व श्रम अधिक लगता है, वहीं दूसरी यह अपेक्षाकृत महंगा भी रहता है। यदि आमतौर पर देखा जाए तो मजदूरों के द्वारा अनाज की श्रेणीकरण कराने पर लगभग 20 रुपए प्रति क्विंटल का खर्च आता है और कभी कभी समय पर मजदूर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण उत्पाद को बाजार में यूं ही भेजना पड़ता है, जिससे उत्पाद का अच्छा भाव नहीं प्राप्त होता है और इस प्रकार भी किसान भाइयों हानि उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, आपकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने ग्रेडर मशीन का निर्माण किया है। इस ग्रेडर यंत्र में आधे हॉर्स पावर की मोटर लगी होती है, जो कि घरेलू बिजली से चलाई जा सकती है। इसमें एक ब्लोअर लगा होता है। इस ब्लोअर की सहायता से अनाज में भूसा मौजूद रहता है, उसे आसानी से अलग किया जा सकता है और इसमें श्रेणीकरण के लिए डबल स्क्रीन छलनी लगी होती है, जिसमें से 3 प्रकार की ग्रेडिंग होती है। इसके द्वारा मोटे कंकर पत्थर अलग हो जाते हैं, दाना बीच वाली छलनी में आ जाता है, जिससे बड़ा दाना अलग हो जाता है तथा अनाज के टुकड़े व बारीक कंकर पत्थर भी अलग हो जाते हैं। इस श्रेणीकरण यंत्र के साथ 5 प्रकार की छलनियाँ आती हैं। यह छलनियाँ अलग अलग फसलों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सोयाबीन, चना, मटर, गेहूं, सरसों इत्यादि का श्रेणीकरण इस यंत्र द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा श्रेणीकरण व सफाई करने पर लागत लगभग 5 रुपए प्रति क्विंटल आती है, जिसमें बिजली का खर्च व मशीन मेंटेनेंस आदि शामिल होता है। जहां तक इसकी कीमत की बात आती है तो बिना मोटर के इसकी कीमत 8,000 से 9,000 है। इस यंत्र में साइकिल अटैचमेंट भी आता है, जिससे पैडल चलाकर भी अनाज का श्रेणीकरण आसानी से किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में बिजली की समस्या रहती है वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जहां तक मोटर वाले श्रेणीकरण यंत्र की कीमत की बात है तो यह लगभग 10,500 से 11,000 रुपए तक पड़ती है तथा शासन द्वारा इस मशीन पर 25% अनुदान भी देय है। किसान भाइयों, इस मशीन का चलित प्रदर्शन व अधिक जानकारी हेतु आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग, बैरसिया रोड, भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला मधुबनी से कालीचरण यादव जी ने। यह गाय की HF और जर्सी नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो कालीचरण जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आइए सर्वप्रथम जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय के बारे में। यह एक विदेशी नस्ल जो कि ठंडे जलवायु में रहना पसंद करती है। इसका रंग काला और सफेद होता है। इसके पीछे का पैर लंबा तथा अगला पैर कुछ छोटा होता है। पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसके गले में गलकंबल नहीं होता। ऐन बड़ा और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। यह गाय 15 से 16 माह में ही गर्भित हो जाती है तथा 23 से 26 माह में प्रथम बार ब्याती है। इसके दुग्ध देने की अवधि 300 से 310 दिन तक होती है और एक ब्यात काल में 8,000 से 10,000 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। दूसरी विदेशी नस्ल है जर्सी, जिसका मुंह होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। आंखें उभरी हुई होती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में इसकी लंबाई कम होती है। इसका रंग हल्का लाल, काला या सफेद भी हो सकता है। 18 से 24 माह में प्रथम बार गर्भ धारण कर लेती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात
5,000 से लेकर 7,500 लीटर है। इसके दूध देने की अवधि 305 दिन की होती है। किसान भाइयों, इन विदेशी नस्लों के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप अपनी देशी एवं कम उत्पादक पशुओं को गर्भाधान करवा के आने वाली संतति का नस्ल सुधार कर सकते हैं और इस हेतु भारत सरकार ने ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत योजना बनाई है जो कि कार्यरत है। तो किसान भाइयों, अगर आप डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर डेयरी व्यवसाय अपनाए हुए हैं तो अपने समूह में इन्हीं प्रजातियों के नस्लों का पालन करें जिससे आपको अधिकतम दूध उत्पादन प्राप्त हो सके। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में आने वाले रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण पर जानकारी। ट्रैक्टर की मरम्मत एवं देखरेख पर संपूर्ण जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatbihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।